नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास के अंदर अपने 35वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सामान्य परिभाषाएं, मेंडल का जीवन परिचय, किस पे प्रयोग किया, सफलता कैसे प्राप्त हुई और मेंडल के प्रयोग, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अभी अपने चल रहा है वो है मेंडल के नियम, वंशानुगति के नियम। मेंडल के वंशानुगति के नियम चल रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने प्रभाविता और पृथक्करण दो नियमों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम तीसरे नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। देखो, आप लोगों को मैं बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए। मेंडल ने कितने प्रयोग किए? दो प्रयोग किए। कौन कौन से प्रयोग किए? पहला प्रयोग तो किया था एकल संकर संकरण का प्रयोग। मेंडल ने पहला प्रयोग कौन सा किया? एकल संकर संकरण का प्रयोग। और मेंडल ने दूसरा प्रयोग कौन सा किया? द्विसंकर संकरण का प्रयोग। तो मेंडल ने जो पहला प्रयोग किया, एकल संकर संकरण का प्रयोग किया, उसके आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए। पहला प्रयोग था एकल संकर संकरण के आधार पर, उसके आधार पर कितने नियम दिए? दो नियम दिए। कौन कौन से थे? पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम कौन सा था? पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है। और मेंडल का जो दूसरा प्रयोग था, कौन सा था? द्विसंकर संकरण का प्रयोग। उसके आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया। कौन सा दिया था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। कौन सा नियम दिया था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो आज हम इसी नियम के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम होता क्या है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, देखो, सबसे पहले तो अपने को यही याद रखना है कि मेंडल ने यह नियम कौन से प्रयोग के आधार पर दिया? कौन से प्रयोग के आधार पर दिया था? द्विसंकर संकरण के प्रयोग। जो दूसरा प्रयोग था मेंडल का, द्विसंकर संकरण, उसके आधार पर यह नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब देखो, होता क्या है कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग कैसे किया था? इसके लिए मेंडल ने क्या किया था? बड़ार बड़ार, ठीक है, बड़ा वाई बड़ा वाई, ठीक है, और उसके पश्चात छोटार छोटार और छोटा वाई छोटा वाई। ये क्या किया था? मेंडल ने एक प्रयोग किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? ये तो थे पीले गोल, और ये क्या थे? हरे झुर्रीदार। तो ये प्रयोग हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। मेंडल ने ये क्या किया था? एक प्रयोग किया था, ठीक है, संकरण करवाया था, क्रॉस करवाया था, जिसमें लक्षण प्ररूपी अनुपात, लक्षण प्ररूपी अनुपात, जिसमें लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना आया था? 9:3:3:1। ये याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इसके आधार पर लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना आया था? 9:3:3:1। ये क्या आया था? लक्षण प्ररूपी अनुपात आया था, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो लक्षण प्राप्त होते हैं, द्विसंकर संकरण का प्रयोग था ये कौन सा प्रयोग था? द्विसंकर संकरण का प्रयोग। तो लक्षण प्राप्त होते हैं। ये लक्षण क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। मतलब 9 अलग होते हैं, 3 अलग होते हैं, 3 अलग होते हैं और 1 अलग होता है। सब अलग अलग होते हैं, परंतु इनकी क्या होती है? वंशानुगति। इनकी वंशानुगति क्या होती है? स्वतंत्र रूप से। कहने का मतलब ये एक दूसरे को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। सब क्या होते हैं? अलग अलग लक्षण, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं। अर्थात इनकी वंशानुगति क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। इन सब की वंशानुगति किस प्रकार से होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। इस कारण से इस नियम को क्या कहा गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। समझ में आ गया होगा कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में जब मेंडल ने पीले गोल व हरे झुर्रीदार पादपों के मध्य क्रॉस करवाया या संकरण करवाया, तो लक्षण प्ररूपी अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ।
ये सभी लक्षण अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए, परंतु इन सभी की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुई। इस कारण से इस नियम को क्या कहा गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहा गया। इस नियम को क्या कहा गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहा गया। अब देखो, यदि इसकी हम परिभाषा लिखें तो हम सीधी परिभाषा इसकी ये लिख सकते हैं कि एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। मतलब इसका प्रभाव इस पर बिल्कुल नहीं होता है। ये 9 है तो ये अलग है, ये 3 है तो इसका इस पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण इस नियम को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहा जाता है। मतलब एक युग्म विकल्पी होता है, वो दूसरे युग्म विकल्पी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब केवल परिभाषा पूछी जाती है स्वतंत्र अपव्ययन की, तो हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर इस नियम को दिया गया। इसमें मेंडल ने पीले गोल व हरे झुर्रीदार के मध्य संकरण करवाया, जिससे लक्षण पर रूपी अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। इन सभी लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। इस कारण से इसे क्या कहा गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहा गया। और यदि एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को सचित्र समझाइए, पूरा कंप्लीट वर्णन करना है, तो अपने को इसके अंदर देखो द्विसंकर संकरण का जो प्रयोग का मैंने पूरा कंप्लीट आपको बताया है पहले की क्लास के अंदर, तो वो चित्र बना के पूरा कंप्लीट अपने को लिख आना है। तो ये तो हो गया स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, और मेंडल के जो 3 नियम थे वो हो गए कंप्लीट। अब देखो आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब देखो आगे का जो टॉपिक है वो है संकर पूर्वज संकरण। आगे का टॉपिक क्या है? संकर पूर्वज संकरण, या इसका दूसरा नाम होता है प्रतीप संकरण या प्रतीप संकरण। क्या होता है? प्रतीप संकरण, बेक कोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण। अब देखो ध्यान से समझना इसको। संकर क्या होता है? ठीक है, संकर किसको बोलते हैं हम? दो जीवों के मध्य, जैसे एक जीव ये है और एक जीव ये है, इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है? जब क्रॉस करवाया जाता है तो उस विधि को तो हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। ये 1 नंबर जीव है और ये 2 नंबर जीव है, इन दोनों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उस विधि को तो हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्राप्त होता है, इन दोनों से जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है, ये क्या होता है? संकर होता है। ठीक है, पूर्वज क्या होता है? जनक। जैसे हमारे पूर्वज क्या है? हमारे माता पिता। तो ये और ये क्या है? पूर्वज है। ठीक है, संकर पूर्वज संकरण है। ठीक है, संकर पूर्वज संकरण। अब संकरण किसको बोलेंगे? क्रॉस को बोलेंगे। कहने का मतलब इसके मध्य और इन दोनों में से किसी एक के मध्य यदि क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज संकरण। जनक और संतति, सीधी परिभाषा, जनक और संतति के मध्य यदि क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज संकरण बोलते हैं। जनक और संतति के मध्य यदि क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज संकरण बोलते हैं। अब देखो ये क्रॉस होता कैसे है, ध्यान से समझना कि ये क्रॉस है वो होता कैसे। जैसे मान लो कि मेंडल ने ये क्या लिए? लंबे पौधे, शुद्ध लंबे, और ये क्या लिए? शुद्ध बोने। ये तो क्या थे? शुद्ध लंबे, और ये क्या थे? शुद्ध बोने। ठीक है, ये क्या थे? जनक थे। इनका ये क्या बन गया? एक युग्मक बन गया। ये मैंने बताया पहले, युग्मक बन गया। यहां पे ये क्या प्राप्त हो गया? संकर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? संकर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि इसके मध्य और इन दोनों में से किसी एक को ले लो। मान लो ये ले लो। ठीक है, तो इसके और इसके मध्य क्रॉस होगा। कैसे होगा? जब हम ये सारणी बनाएंगे, 3 खाने की सारणी, एकल संकर संकरण का प्रयोग पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, उसके अंदर मैंने ये कंप्लीट बताया है। तो इसके अंदर देखो, एक तो ये हो गया बड़ा टी और ये छोटा टी। ठीक है, ये तो क्या है? संकर। ये क्या है? संकर है। और ये दोनों बड़े टी, ये क्या है? जनक है।
जनक या पूर्वज हम लिख सकते हैं, पूर्वज या जनक एक ही बात है। अब इनके मध्य यदि हम क्रॉस करवाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, दो बड़े टी हैं, दो बड़े टी, यहाँ पे क्या आएगा, दो बड़े टी आ गए, ठीक है। अब इसके और इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा टी एक छोटा टी आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बड़ा टी आ जाएगा और एक छोटा टी आ गया। तो ये हमें 4 प्राप्त हो गए। 4 में देखो क्या प्राप्त हुआ है, ये शुद्ध लंबे हैं, ये क्या है, शुद्ध लंबे, ये है अशुद्ध लंबे, ठीक है। ये तो हमें क्या प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये हमें क्या प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं, और ये क्या है, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। लेकिन सब लक्षण क्या है, समान प्राप्त हुए हैं। सबके सब कैसे प्राप्त हो रहे हैं, समान। अब इनका जीन पर रूपी अनुपात कैसे आएगा, 2:2 आएगा, ठीक है। इनका मतलब जो जीन पर रूपी अनुपात आ रहा है वो जीन पर रूपी अनुपात कितना आएगा, 2:2 आएगा, ठीक है। और लक्षण पर रूपी अनुपात समान है तो 4 ही आएगा, अनुपात है ही नहीं क्योंकि सबके सब कैसे लंबे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण। इसकी यदि आपको परिभाषा पूछी जाती है कि संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा लिखनी है कि पूर्वज और संकर संतति के मध्य, जनक और संतति के मध्य जब संकरण करवाया जाता है, सीधी परिभाषा लिखो, जनक व संतति के मध्य जब संकरण करवाया जाता है, जनक व संतति के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण कहते हैं। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण को सचित्र समझाइए या रेखा चित्र द्वारा समझाइए, तो उसके अंदर कंप्लीट सबसे पहले परिभाषा लिखनी है कि जनक व संतति के मध्य क्रॉस करवाने को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसके अंदर जैसे ये जनक ले लिया, ये संतति, इसके मध्य संकरण करवाया तो ये प्राप्त हुआ, और ये चित्र बनाने, ये क्या बनाने, चित्र बनाने। तो ये हो गया अपने संकर पूर्वज संकरण। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे का टॉपिक, एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम आज। देखो नेक्स्ट टॉपिक है परीक्षण संकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परीक्षण संकरण क्या होता है, तो टेस्ट क्रॉस होता क्या है। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं कि जैसे मान लो कि F1PD क्या होती है वो पता ही है आपको, जैसे ये है और ये है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, ये बन गया। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है तो ये हमारे क्या, कौन सी पीढ़ी है, F1PD है। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है, तो F1PD। तो परीक्षण संकरण किसको बोलेंगे कि F1PD के किसी पादप, F1PD के किसी पादप अथवा किसी भी सजातीय जीन प्रारूप अथवा प्राणी के साथ समयुग्मजी शुद्ध अप्रभावी जनकों का क्रॉस। देखो सजातीय, ये दोनों क्या, सॉरी ये छोटा टी है, ये दोनों सजातीय, ये क्या है, विजातीय। तो इनमें से किसी भी सजातीय का विजातीय के साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। सीधी परिभाषा याद रखो, इसके अंदर कोई रेखा चित्र कुछ नहीं बनाना है, सीधा याद रखो कि सजातीय का विजातीय के साथ में या समयुग्मजी का विषम युग्मजी के साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समयुग्मजी का विषम युग्मजी के साथ में परीक्षण कराना किसे कहते हैं, समयुग्मजी का विषम युग्मजी के साथ में परीक्षण करवाना क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। तो देखो ये तो था अपना परीक्षण संकरण कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के विचलन, मतलब किस प्रकार के अपवाद थे जो मेंडल के नियमों के अंदर लागू नहीं हुए, उन सब के बारे में हम आगे की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।